सीता मिथिला की योद्धा के अध्याय नंबर आज 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। जब पूरा भारत रावण के हाथों हुई दशरथ की पराजय के दुष्परिणामों को झेल रहा था, ऐसे में मिथिला पर इसका वैसा कोई परिणाम नहीं पड़ा था। वैसे भी उनके यहाँ कोई व्यापार चल नहीं रहा था। सुनयना ने भी कुछ सुधारों की शुरुआत कर दी थी जिनका अच्छा परिणाम मिलने लगा था। उदाहरण के लिए स्थानीय कर संग्रह और प्रशासन को उन्होंने गांवों के स्तर पर भी लागू करा दिया था। इससे मिथिला के नौकरशाहों पर दबाव कम हुआ और दक्षता में सुधार आया। कृषि से बढ़ते राजस्व से उन्होंने नौकरशाही के अतिरेक को पुनः प्रशिक्षित किया और मिथिला के पुलिस बल को विस्तृत किया, जिससे साम्राज्य की सुरक्षा में सुधार हुआ। मिथिला की अपनी कोई सेना नहीं थी और कोई उसकी जरूरत भी नहीं थी। संधि के अनुसार जरूरत पड़ने पर किसी बाहरी दुश्मन से रक्षा करने के लिए संकस्या की सेना मिथिला की मदद करेगी। ये बड़े बदलाव नहीं थे और इन्हें लागू करवाना आसान था। इससे मिथिला वासियों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई थी। यद्यपि दूसरे साम्राज्यों में बड़े स्तर पर उथल पुथल मची हुई थी, जिनमें रावण द्वारा वसूले जाने वाले कर को बदलना बहुत जरूरी था। शाही आदेश के मुताबिक सीता के जन्मदिन को समारोह के रूप में मनाया जाता था। वो उनकी वास्तविक जन्मतिथि नहीं जानते थे, तो वो उसी दिन को उनके जन्मदिन के रूप में मनाते थे। जब धरती के आंचल से वो प्राप्त हुई, आज उनका 6वां जन्मदिन था। इस दिन शहर के गरीबों को उपहार और दान दिए जाते थे, जैसा कि हर खास दिन पर किया जाता था, लेकिन एक अलग तरीके से। जब तक सुनयना ने प्रशासन की कमान नहीं संभाली थी, तब तक दान का बड़ा हिस्सा श्रमिक वर्ग दबा जाता था, जो धनी तो नहीं था लेकिन वास्तव में निर्धन भी नहीं था। सुनयना के प्रशासनिक सुधारों ने सुनिश्चित कर दिया था कि दान वास्तव में निर्धन और जरूरतमंदों को ही दिया जाए, उन लोगों को जो किले की दूसरी दीवार दक्षिणी दरवाजे के समीप झुंगियों में रहते थे। सार्वजनिक समारोह के बाद शाही दंपति प्रभु रुद्र के विशाल मंदिर में पहुंचा। प्रभु रुद्र का मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था। यह मिथिला की लंबी संरचनाओं में से था, जो शहर के लगभग हर हिस्से से दिखाई देती थी। इसके चारों ओर विशाल बगीचा था। शहर के भीड़ भरे हिस्से में एक शांतिपूर्ण जगह, बगीचे के पास झुग्गियां थी, किले की दीवार के साथ साथ फैले हुए। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु रुद्र और देवी मोहिनी की प्रतिमाएं स्थापित थी। ज्ञान, शांति और दर्शन के प्रेम की प्रतीक शहर के अनुरूप ही वैसे यहाँ लगी। प्रभु रुद्र की प्रतिमा उनके सामान्य रुद्र रूप से भिन्न थी। इस प्रतिमा में वो नरम सौम्य दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपने समीप बैठी रमणीय देवी मोहिनी का हाथ पकड़ रखा था। प्रार्थना के बाद मंदिर के पुजारी ने शाही परिवार को प्रसाद दिया। सुनयना ने पुजारी के पैर छुए और फिर सीता को गर्भगृह में दीवार के कोने की तरफ ले गई। दीवार पर उस गिद्ध की याद में धातु की एक तस्वीर लगी थी, जिसने भेड़ियों के झुंड से लड़ते हुए सीता की जान बचाई थी। पक्षी के समान संस्कार से पहले उसके चेहरे का एक मुखौटा बनाया गया था। उसे धातु में डालकर उस पर गिद्ध के अनश्वर शरीर के चेहरे का आखिरी भाव उकेरा गया था। वह न भुलाई जा सकने वाली नजरें थी, दर्द और नेक। सीता कई बार अपनी माँ से ये कहानी सुन चुकी थी। सुनयना बड़ी खुशी से ये बताती। वह चाहती थी कि उनकी बेटी ये याद रखे कि भलाई किसी भी रूप में हो, चेहरे में आ सकती है। सीता ने सम्मान से उस मुखौटे को छुआ और हमेशा की तरह खुद को जिंदगी देने वाले की याद में उनकी आंखें नम हो गई। शुक्रिया, सीता फुसफुसाई। उन्होंने महान पशुपति पशुओं के प्रभु के लिए छोटी सी प्रार्थना फुसफुसाई। उन्हें उम्मीद थी कि गिद्ध की बहादुर आत्मा को दोबारा अपना मकसद मिल गया होगा। जनक ने होशियारी से अपनी पत्नी को इशारा किया और शाही परिवार धीरे धीरे प्रभु रुद्र के मंदिर से बाहर आने लगा। पुजारी परिवार को सीढ़ियों तक ले गया। उस स्थल से झुंगियां साफ दिखाई दे रही थी। आप मुझे वहां क्यों नहीं जाने देती माँ? सीता ने झुग्गियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुनयना ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को सिर थपथपाया। जल्द ही। आप हमेशा यही कहती हो, सीता ने विरोध किया। उनके चेहरे पर शिकायती भाव थे। और जल्द ही जाने दूंगी, सुनयना हंसी। जल्द ही, बस ये नहीं कह सकती कि कितनी जल्दी। बिल्कुल ठीक, जनक ने सीता के बाल सराहते हुए कहा। अब जाओ, भागो, मुझे गुरुजी से बात करनी है। 7 वर्ष सीता अपने पिता के साथ उनके निजी कार्यालय में खेल रही थी जब जनक के प्रमुख गुरु अष्टावक्र अंदर आए थे। जनक ने परंपरा अनुसार गुरु को प्रणाम किया और उनसे अपने आसन के समीप वाले आसन पर बैठने का आग्रह किया।
मिथिला सप्त सिंधु के राजनीतिक दौर पर अब बड़ा खिलाड़ी नहीं रहा था, तो उनके पास कोई स्थायी राजगुरु नहीं थे। लेकिन जनक के दरबार में भारत के एक से बढ़कर एक विद्वान और छात्रों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का खुले दिल से स्वागत किया जाता था। बुद्धिजीवियों को ज्ञान और शिक्षा से भरी मिथिला की हवा से लगाव था, और उन्हीं में से एक थे ये महान चिंतक ऋषि अष्टावक्र, जनक के प्रमुख गुरु। यहाँ तक कि मल्लपुत्र प्रजाति के प्रमुख महान महर्षि विश्वामित्र भी अक्सर वहाँ आते रहते थे। महाराज, आपकी इच्छा हो तो हम बाद में बात कर सकते हैं, अष्टावक्र ने कहा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जनक ने कहा। मुझे एक सवाल का जवाब पूछना था जो मुझे परेशान कर रहा था गुरुजी। अष्टावक्र का शरीर 8 जगहों से विकृत था। गर्भावस्था के दौरान उनकी माँ एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी, लेकिन किस्मत और कर्मों ने उनकी शारीरिक अक्षमताओं को असाधारण दिमाग के साथ संतुलित कर दिया था। अष्टावक्र ने बचपन से ही अपनी विलक्षणता साबित कर दी थी। युवावस्था में एक बार वो जनक के दरबार में आए थे और राजा के तत्कालीन धर्मगुरु ऋषि बांदी को शानदार वाद विवाद में हरा दिया था। ऐसा करके उन्होंने अपने पिता ऋषि कहोड़ की हार का बदला भी ले लिया था, जो एक बार पहले ऋषि बांदी से हार चुके थे। ऋषि बांदी ने ससमान अपनी हार स्वीकार की और पूरी समुद्र के पास के आश्रम में और ज्ञान ग्रहण करने के लिए चले गए। इस प्रकार युवा अष्टावक्र जनक के प्रधान गुरु बन गए। अष्टावक्र की विकृति धर्मपरायण राजा जनक की नगरी मिथिला के उदारवादी माहौल में किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करती थी। ऋषि का विलक्षण मस्तिष्क ही दूसरों को सम्मोहित करने के लिए पर्याप्त था। मैं आपसे शाम को मिलूंगी बाबा, कहकर सीता ने अपने पिता की पैर छुए। जनक ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सीता ने ऋषि अष्टावक्र के पैर भी छुए और कार्यालय से बाहर आ गई। चौखट पार करके सीता रुकी और दरवाजे के पीछे छिप गई, जनक की नज़रों से दूर, लेकिन उनकी बातें सुनी जा सकने लायक दूरी पर। वह सुनना चाहती थी कि उनके पिता को कौन सा सवाल परेशान कर रहा था। हम कैसे जानेंगे कि सच्चाई क्या है गुरुजी? जनक ने पूछा। छोटी सीता भौचर खड़ी थी, दुविधा में। उनके महल के बरामदों में फुसफुसाहटें सुनी थी कि उनके पिता लगातार केंद्र भ्रष्ट होते जा रहे थे, कि वो लोग खुश किस्मत थे कि उनके साम्राज्य की देखभाल सुनीना जैसे बुद्धिमान रानी कर रही थी। सच्चाई क्या है? वह मुड़ी और अपनी माँ के शिविर की ओर भाग गई। माँ, सीता ने काफी इंतजार कर लिया था। अब वह 8 साल की हो गई थी और उनकी माँ अभी भी उनके किले की दीवार सट्टी झुग्गियों में नहीं लेकर गई थी। पिछली बार सीता के पूछने पर उन्होंने कम से कम सफाई तो दी थी। उन्होंने बताया था कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता था, कि वहाँ कुछ लोग यूं ही मारने लगते हैं। सीता को अब यकीन हो चला था कि उनकी माँ बस बहाने बना रही थी। आखिरकार उत्सुकता अब उनके बस में नहीं थी। दासी के बच्चे के कपड़े पहनकर सीता महल से बाहर निकल गई। बड़ा सा अंग वस्त्रम उनके कंधों और कानों पर लिपटकर ओढ़ने का काम कर रहा था। उनका दिल घबराहट और रोमांच से धड़क रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखे जा रही थी कि कहीं किसी का ध्यान उनके इस छोटे से साहसिक कारनामे पर न पड़ जाए, लेकिन किसी का ध्यान उन पर नहीं पड़ा। दोपहर बाद सीता प्रभु रुद्र के मंदिर के बगीचे से होते हुए झुग्गी में घुस गई, बिल्कुल अकेले। माँ के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक लंबी छड़ी भी अपने साथ ले ली थी। उन्हें अब छड़ी के साथ अभ्यास करते हुए 1 साल हो गया था। झुंगी में प्रवेश करते ही सबसे पहले उनकी नाक को मुसीबत का सामना करना पड़ा। वाती की गंध आ रही थी। उन्होंने मुड़कर मंदिर के बगीचे को देखा और वापस मुड़ जाने का एहसास हुआ, लेकिन तभी आगे बढ़ने के रोमांच ने पीछे मुड़ने के एहसास को दबा दिया। उन्होंने लंबे समय से इस पल का इंतजार किया था। वह आगे झुग्गी की बस्तियों की ओर बढ़ गई। घरों के ढांचे बांस और कपड़ों से बेतरतीबी से बने थे। जर्जर घरों के बीच की तंग गली झुग्गी में लोगों के चलने के काम आती थी। इन गलियों में खुली नालियां, शौचालय और जानवरों के खुले बाड़े थे। उन पर कूड़ा पड़ा था। वहां सब जगह कीचड़ और शौच फैला हुआ था। जानवरों और इंसानों की फैले बड़ी मूत्र की वजह से वहां चलना मुश्किल था। सीता ने अपना अंग वस्त्र अपनी नाक और मुंह तक खींच लिया और वो एक ही समय पर जहाँ भयभीत थी वही आकर्षित भी। लोग दरअसल ऐसे जीते थे, प्रभु रुद्र रहम करे। महल के कर्मचारियों ने उन्हें बताया था कि मिथिला में रानी सुनीना के बाद झुंगियों की हालत में काफ़ी सुधार हुआ था। अगर इसे सुधार कहा जाता है तो पहले यहाँ की हालत कितनी खराब होगी।
वह कीचड़ भरे रास्ते से बचते बचाते आगे बढ़ने लगी, जब तक कि एक चीज देखकर उनके कदम ठिठक न जाए। झुग्गी के बाहर बैठी एक माँ एक प्लेट से अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। उसका बच्चा शायद 2 या 3 साल का था। वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ था, खुशी से अपनी माँ के हाथ से निवाले खाते हुए। बार बार वह नाटक के अंदाज में अपनी मुंह खोलकर माँ को निवाला मुंह में डालने का मौका देता, तब माँ की खिलखिलाहट देखने लायक होती। इस दृश्य से खुश सीता का ध्यान एक दूसरी चीज ने खींचा था। एक कौवा भी उस महिला के पास बैठा था और वह बीच बीच में उसी पक्षी को निवाला खिलाती जा रही थी। कौवा अपनी बारी की प्रतीक्षा करता सब्र से, हालांकि ये कोई खेल नहीं था। वो महिला उन दोनों को खिला रही थी, एक एक करके समान रूप से। सीता मुस्कुराई। उन्हें अपनी माँ की कुछ दिन पहले यही कई बात याद आ गई। कभी कभी निर्धन में भी सभ्य जनों से ज्यादा सभ्यता होती है। तब उन्हें ये शब्द पूरी तरह समझ नहीं आए थे, अब उन्हें समझ आया था। सीता वापस मुड़ी। पहले दौरे के हिसाब से उन्होंने काफ़ी झुग्गी देख ली थी। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो जल्द ही यहाँ फिर आएगी। अब महल में वापस जाने का समय हो गया था। आगे 4 पतली गलियाँ थी। मुझे किस गली में जाना चाहिए? अनिश्चितता से उन्होंने सबके बाईं ओर की गली को चुना। वह चलती रही, लेकिन झुग्गी की सीमा कहीं दिखाई नहीं दी। घबरा कर अपनी गति बढ़ाने से उनके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे अध्याय सिर्फ देखने को मिलेंगे आपको सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिन अब ढलने लगा था। हर गली आगे और बहुत सी गलियों पर खत्म हो रही थी। सब बेतरतीब अव्यवस्थित परेशान हो वो एक शांत गली में मुड़ गई। अब उन्हें घबराहट होने लगी थी। उन्होंने अपनी चाल और तेज कर दी थी, लेकिन हर बार वो एक गलत रास्ते पर ही पहुंचे जा रही थी। माफ करना, किसी से टकराने पर सीता के मुंह से निकला। गहरे रंग की लड़की किशोरावस्था में मालूम पड़ रही थी, शायद उससे भी बड़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे। जर्जर कपड़ों से आती बदबू से पता चल रहा था कि उसके काफी समय से कपड़े बदले नहीं थे। उसके चिपके बिना धुले बालों पर जुएं चली रही थी। वह लंबी, पतली और आश्चर्य रूप से बलिष्ठ थी। अपनी चालाक आंखों और दागदार शरीर की वजह से वह भयानक लग रही थी। उसने सीता के चेहरे और उसके हाथों को घूरा, तभी उसकी आंखों में एक परिचित होने का एहसास आया, और साथ ही मौके का भी। तब तक सीता एक दूसरी गली की तरफ मुड़ गई थी। मिथिला की राजकुमारी ने अपनी गति और तेज कर दी थी। वो अब लगभग दौड़ने लगी थी। वो प्रार्थना कर रही थी कम से कम ये रास्ता उन्हें सही जगह ले जाए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। वह अपनी सांसों को स्थिर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। प्रभु रुद्र दया करें, कृपा करें। बाधा के रूप में एक दीवार सामने आ जाने से वो एक चीख के साथ रुकी। वो अब वाकई रास्ता भटक चुकी थी। झुग्गी के दूसरे छोर पर जो किले की अंदरू दीवार से सटी हुई थी। मिथिला की अंदरूनी नगरी यहाँ से काफी दूर थी। वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई भी आसपास नजर नहीं आ रहा था। सूरज लगभग अस्त हो चुका था और गोधूली का छिटपुट उजियारा अंधेरे को भी गहरा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। कौन है वहाँ? उनके पीछे से कोई आवाज सुनाई दी। सीता ने घूमकर हमले के पूरी तरह तैयार होकर उन्हें दाहिनी तरफ से अपनी तरफ बढ़ते 2 किशोर दिखाई दिए। वह बाईं और मुड़ी और दौड़ पड़ी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सकी। किसी ने टंगड़ी मारकर उन्हें मुंह के बल गिरा दिया था कीचड़ में। वहाँ और भी लड़के थे। उन्होंने जल्दी से उड़कर अपनी छड़ी संभाल ली। उनके आसपास 5 लड़के थे। उनके चेहरे डरावने लग रहे थे। उनकी माँ ने उन्हें झुग्गी में होने वाले अपराधों के बारे में चेतावनी दी थी कि वहाँ लोगों को पीटा जाता था, लेकिन सीता को उन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वो सोचती थी कि जो भले लोग उनसे दान लेते थे, आते थे, वो कहाँ किसी को नुकसान पहुँचा सकते थे। मुझे माँ की बात सुननी चाहिए थी। सीता ने घबराकर आसपास देखा। 5 लड़के अब उनके सामने खड़े थे। किले की ऊंची दीवारें उनके पीछे थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने लड़कों की तरफ छड़ी उठाई, धमकाते हुए। लड़के इस पर हंसने लगे, छोटी लड़की की हिम्मत पर हैरान होते हुए। बीच वाले लड़के ने डर का दिखावा करते हुए अपनी उंगली का नाखून चबाते हुए कहा, ओह, हम तो बहुत डर गए। बाकी बेशर्मी से हंसने लगे। ओ भली लड़की, वो कीमती अंगूठी। लड़के ने नाटक की विम्रता दिखाते हुए कहा, यकीनन हम 5 की जीवन भर की कमाई से ज़्यादा कीमती होगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें यह अंगूठी चाहिए? सीता ने कुछ रात की सांस लेते हुए कहा, इसे ले लो और मुझे जाने दो। लड़का गुर्राया, हाँ जरूर,
हम तुम्हें जाने देंगे, पहले अपनी अंगूठी यहाँ फेंको। सीता ने बेचैनी से थूक निगला। उन्होंने छड़ी अपने शरीर के पास संतुलित की और जल्दी से अपनी तर्जनी से अंगूठी निकाल दी। उसे अपनी मुट्ठी में पकड़े उन्होंने अपने बाएं हाथ से उनके पास की छड़ी की तरफ इशारा किया। मुझे वो चलानी आती है। लड़के ने अपने दोस्तों को देखा और भौहें चढ़ाई। वो लड़ाई की तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। हमें तुम पर यकीन है, अब अंगूठी यहाँ फेंको। सीता ने अंगूठी आगे फेंक दी। वह लड़कों से कुछ दूर जाकर गिरी। तुमने फेंकने का दम नहीं है लड़की, लड़का हंसा और अंगूठी उठाने के लिए झुका। उसने उसे ध्यान से देखा और अपने कमर बंद में रखने से पहले धीमी से सीटी बजाई। अब तुम्हारे पास और क्या क्या है? अचानक लड़का आगे की तरफ जमीन पर गिरा। उसके पीछे लंबी गहरी रंगत वाली वही लड़की खड़ी थी जिससे सीता अभी कुछ देर पहले टकराई थी। उसने अपने दोनों हाथों से एक बड़ी सी बांस की छड़ी पकड़ी हुई थी। लड़के तेजी से पीछे घूमे और उस लड़की को देखा। उनकी सारी बहादुरी निकल गई। वो उन सबसे लंबी थी, मजबूत और ताकतवर। उससे भी महत्वपूर्ण ऐसा लग रहा था कि वो लड़के उसे जानते थे और उसकी प्रतिष्ठा भी। तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है समीची, एक लड़के ने झिझकते हुए कहा। चली जाओ यहाँ से। समीची ने अपनी छड़ी से उसके हाथ पर वार करते हुए जवाब दिया, बड़ी जोर से। लड़का अपना हाथ पकड़ते हुए पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं निकले तो मैं तो दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगी, समीची गुर्राई। और लड़का भाग खड़ा हुआ। हालांकि दूसरे 4 अपराधी अभी भी अपनी जगह पर खड़े थे। पहला तो जमीन पर गिरा था, वो भी अब तक खड़ा हो चुका था। उनका चेहरा समीची की तरफ था और पीठ सीता की ओर। वो उनके लिए उतनी खतरनाक नहीं थी। उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया था कि सीता ने छड़ी उठाकर उस लड़के पर तान ली थी जिसके पास उनकी अंगूठी थी। दूरी को सही से भांपते हुए उन्होंने लड़के के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया। सटाक! लड़का उछल कर गिरा। उसके फटे सिर से तेजी से खून निकलने लगा था। बाकी तीनों ने मुड़कर देखा, सदमे में अपनी जगह चढ़। आओ जल्दी करो, आगे बढ़कर सीता का हाथ पकड़ते हुए समीची चिल्लाई। अब जब दोनों लड़कियां कोने की तरफ भाग रही थी तो समीची ने भागते हुए एक नजर पीछे मुड़कर देखा। जमीन पर पड़ा लड़का हिल नहीं रहा था। उसके दोस्त उसके पास जमा ही हो गए थे। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी करो, सीता को खींचते हुए समीची चिल्लाई। इसी के साथ अध्याय नंबर 3 समाप्त होता है। सीता मिथिला के अध्याय नंबर 4 की शुरुआत हम जल्दी करने वाले हैं। चैनल पर है नए तो अभी करें सब्सक्राइब।